नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। आज काफ़ी समय बाद मैं आप सभी साथियों के बीच में लाइव हूं, क्योंकि अभी बीच में 2 बार जब दिल्ली से आया तो वीडियो आया, अभी लाइव जस्ट इस बार आया हूं मैं। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी खम्मा गणी सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि काफ़ी कुछ दिल्ली से भी हम लाने में सक्षम रहे। दिल्ली 15 दिन का एक तरीके से पूरा टूर हो गया और 15 दिन के अंदर जो हमने जो भागदौड़ की और जो आप लोगों के लिए किया, वो सारा का सारा मामला मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। साथियों, सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से प्यार देते हैं उसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे तो 100% हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले आप कुछ लोग साथी लोग कह रहे थे, अभी जब उसमें डाला गया था वो लिख के कि भाई इन मुद्दों को लेकर लाइव आ रहे हैं, तो कई बार मुद्दे छूट जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती, तो वो लाइव में आके ही मैं आप लोगों को बताता हूं। और किसी को भी जो भी मामला होता है उस मामले को मैं छोड़ता नहीं हूं, आपको पता है। जिस मुद्दे के पीछे हम लग जाते हैं उसको पूरा करके छोड़ा है आज तक और आगे भी करते रहेंगे, ये आपको पता है साथियों। और अपने को आपको भी पता है कि हमारे इन मुद्दों के अलावा राजस्थान में कोई भी भर्ती अब तक चालू तक नहीं हो पाई है। उनकी भी आगे एग्जाम डेट रद्द हो गई, कोई रद्द हो गई तो आगे एग्जाम डेट मिलेगी। 3 साल से या तो कोरोना, 3.5 साल हो गए, या तो कोरोना चल रहा है या फिर भर्तियां रद्द हो रही हैं या कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। एकमात्र राजस्थान के अंदर अपनी ही जो भर्तियां हैं वो पूरी हो रही हैं और अपने ही सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं साथियों। तो इसलिए एक नई इवनिंग के साथ, नई शुरुआत के साथ आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक क्रांति का नया सैलाब हम लाने जा रहे हैं पूरे राजस्थान में। जो क्रांति मार्च हमारा चल रहा था, उस क्रांति मार्च को अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं वो जल्द से जल्द पूरे होने चाहिए। ये ही हमारा अगला टारगेट है और जो मुद्दे हैं वो सभी के बीच में वायरल कर दिए जाएंगे साथियों। अब सबसे पहले जो साथी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो जिन्होंने हमेशा साथ दिया उनके लिए धन्यवाद। जो सबसे ज्यादा वीडियो शेयर करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वही मेरे लिए असली सपोर्ट है, क्योंकि हमेशा से आप सभी का साथ रहा है। उसी के दम पे एक जुनून पैदा होता है मेरे अंदर और मैं उस जुनून के जरिए से बहुत कुछ आप लोगों के लिए करवा के ला रहा हूं। और राजस्थान का CHO, इतना मजबूत CHO हमने बना लिया कि आज वो अपनी हर लड़ाई को जीतने में सक्षम रहा हर जगह पे। जबकि दूसरे राज्यों में हालात आप देख सकते हैं, सभी जगह यूनियन भी बनी हुई है, छोटी मोटी कई जगह पे यूनियन भी बनी हुई है। और यूनियन तो CHA में भी बनी हुई थी साथियों, आप सभी ने देखा होगा। CHA में 5-5 यूनियन बन गई थी और उन यूनियनों का हसरा भी आपने देखा होगा। उसके चक्कर में क्या गड़बड़ियां हुई आप सभी ने देख ली होगी। CHA हटा दिए गए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो बात वो नहीं होती है, बात होती है एकजुटता की साथियों। और एकजुट है मेरे सारे CHO साथी। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा उल्लास है, प्रसन्नता होती है कि ऐसे एकजुट रहना शायद किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। यहां तक कि डॉक्टर से भी बड़ी यूनिटी CHO के अंदर हमने पैदा की। सभी ने एक दूसरे का साथ देने का एक जो तैयार किया सिस्टम, उसी की बदौलत आज हमारे हर एक काम हो रहे हैं साथियों और मजबूती से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले CHO ही नहीं, जो मेरे मेडिकल विभाग की सारी फील्ड है उसको यूनाइट करने का जो काम हम कर रहे हैं, उसी की बदौलत आज मेडिकल विभाग के हमारे सारे काम हो रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बता दूं कि मंगलवार तक आप लोगों को जो CHO के जो यूनियन का जो सिस्टम तैयार किया गया है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। हमारा काम शुरुआत हो चुका है। अब मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, मुद्दे से पहले सबसे पहले मैं मेरे एक साथी भाई ओम प्रकाश भाई जो जोधपुर से, जिनकी अचानक से निधन हो गया, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख है कि हमारा एक साथी हमारे बीच से चला गया और मेरी उससे बात भी होती थी। मैं सच में, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि ऐसे अचानक से वो हमारे बीच नहीं रहे और चले गए। लेकिन सच्चे दिल से मैं कह रहा हूं कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी तक भी बात हमने पहुंचा दी है आज, और जल्द से जल्द हम उसके लिए जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कोशिश करूंगा कि उसके लिए मुआवजा दिलवा सके, अच्छा मुआवजा दिलवा सके, मुआवजा नहीं अच्छा मुआवजा। और उस साथी की वजह से आज से मैंने एक मुहिम शुरू की है कि संविदा कर्मियों के लिए आज तक कोई भी अगर ड्यूटी के दौरान या जब वो नौकरी पे होते हैं और उसी दौरान, चाहे नौकरी पे हो नहीं हो, घर पे हो, लेकिन जब नौकरी चल रही है उनकी, उस दौरान अगर कोई डेथ हो जाती है तो उनको कुछ भी नहीं मिलता।
ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए एक नई मुहिम आज से मैंने चलाई है। जब संविदा कर्मी भी उन्हीं के इक्विवेलेंट काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के इक्विवेलेंट, सभी जो स्थायी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके इक्विवेलेंट, तो क्यों ना उन लोगों को भी ऐसे समय पे एक सहायता राशि दी जाए और मुआवजा राशि दी जाए, और उन लोगों को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उनको उनके किसी साथी के लिए अनुकंपा नियुक्ति भी मिलनी चाहिए, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि भाई उनको इसलिए मिलनी चाहिए कि अब लोन ले लेके पढ़ाई की थी बच्चों ने, और फिर अब मुश्किल से सीएचओ लगे, और लगते ही शुरुआत में ही ये गड़बड़ हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, उसके साथ अन्याय सा हुआ। तो कोई बात नहीं, हम लोग अब उनके लिए हर तरीके से जो मदद कर सकते हैं, उनके परिवार के लिए, चाहे आर्थिक और सभी तरीके से हम लोग मदद करेंगे। तो साथियों, और इसी से हमारे अंदर यूनिटी आएगी। तो साथियों बस इतना कहना चाहता हूं कि भी सभी लोग, जब मुख्यमंत्री जी को हम एक दिन ट्विटर अभियान चलाएंगे 1-2 दिन में इसके लिए, तो उसमें आप लोग सभी मदद करना कि भाई हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करें इस बारे में। तो अब आगे की बात मैं बता दूं आपको। फर्स्ट नंबर अपन मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि जो है हमारे मुद्दे जो हैं वो काफ़ी हद तक हम लोग लगभग 90% 80% सॉल्व करके लाए हैं। तो उन मुद्दों में सबसे पहला जो मुद्दा है 10,000 का इशू है साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है मतलब जो सीएचओ के जितने भी साथी हैं उन सभी को पता है कि 10,000 का जो इशू है, हमारे आंदोलन की बदौलत वो पैसे उस वक्त रुक गए नहीं। अब तक तो सभी नर्सिंग कॉलेजों के खातों में चले जा चुके होते, और कैसे जैसे करके हमने रुकवाए थे। गवर्नमेंट कॉलेज को का पैसा खुद डिपार्टमेंट अपने पास रखना चाह रहा था। पूरी जो उस टाइम का षड्यंत्र था वो सारा इनका फेल किया अपन लोगों ने उस वक्त, और उसको रोक के रखा, और कैसे भी जैसे करके अब जाके उसका समाधान हुआ है साथियों। तो मैं आपको उस मुद्दे के अंदर आगे की एक्टिविटी बता देता हूं। हम लोग उच्च अधिकारियों से कल भी मिले थे। मैं परसों सुबह 4 बजे तो पहुंचा था यहाँ जयपुर, और पहुंचने के बाद कल दोपहर बाद हम लोग उस काम में लगे हुए थे। तो साथियों उसके अंदर 10,000 वाले इश्यू के अंदर मैं बता दूं आपको कि भाई 18 कॉलेजों का जो वित्तीय स्वीकृति वो हो चुकी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो 2-4 दिन के अंदर अंदर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। एक चरणबद्ध तरीके से पैसे आएंगे साथियों। जो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका इन्होंने चलो स्टूडेंट्स के पक्ष में कर रहे हैं ये फैसला, वो ठीक है। 60% पैसा है, लगभग 55 से 60% पैसे से ऊपर ही मिलेगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को क्या, जो सीसीएच कर रहे थे उन सभी साथियों को, जो उस टाइम स्टूडेंट या प्रशिक्षणार्थी मान लीजिए अपने जितने भी साथी हैं, तो उनके लिए हमने साफ कहा है कि उनके अकाउंट नंबर आप स्वयं के मांगेंगे, और उनके स्वयं के खाते में वो पैसा जाना चाहिए, ना कि किसी संस्था या कॉलेज के खाते में। क्योंकि संस्था या कॉलेज को अगर पैसा मिलता तो वो किसी भी हाल में स्टूडेंट्स तक, यानी जो हमारे सीएचओ हैं उन तक नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए उस बात पे भी लगभग क्लियर हो गया है मामला। मंत्री जी के पास फाइल है, मंत्री जी के पास से फाइल अब तक क्लियर होकर नहीं आ रही है। मंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को तुरंत निपटाएं। आपके पास फाइल है, इसका समाधान तुरंत प्रभाव से करें, अन्यथा एक बड़े आंदोलन का सामना आपको अब करना पड़ेगा। अब तक मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको। 10,000 वाले इश्यू में हम लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि इतने दिन हम लोग भी ज्वाइनिंग वगैरह का इनका वेट कर रहे थे और बिजी थे हम लोग इस सारे सिस्टम में। तो अब जाके हमारा मामला क्लियर हो गया है सभी चीजों का। अब हम किसी से नहीं रुकेंगे, आंदोलन जिस दिन करना होगा उसी दिन कर देंगे। सेकंड इशू आप सभी को पता है साथियों, गाइडलाइन का। आप सभी को पता है कि जो कार्य हैं सीएचओ के, वो कार्य अभी तक डिसाइडेड पूरी तरह से नहीं है, उन लोगों को बताए नहीं गए हैं। आप सभी को पता है कि भाई जो गाइडलाइंस हैं वो जारी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी, और 10,000 के इशू के लिए भी, और जो अदर इश्यूज हैं उनके लिए भी मैं आपको कह दूं कि 27 तारीख को पेरिस से लौट के आ जाएंगे हमारे जो एमडी साहब हैं, सोनी सर, जितेंद्र कुमार सोनी जी। वो पेरिस गए हुए हैं साथियों काफी टाइम से, अभी कुछ दिन से, और अभी 27 को वो आएंगे। तो 28 से जो है फाइलें निकलना शुरू हो जाएंगी साइन हो के, और जल्द ही हमारे हर चीज के निर्णय निकलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही उसमें ट्रांसफर का भी इशू है और अदर इश्यूज भी हैं। तो साथियों इस तरह के जो इश्यूज हैं वो सारे धीरे धीरे करके सॉल्व होते जाएंगे। ट्रांसफर्स में ये चाह रहे हैं अपन कि सीएमएचओ लेवल पे जो है वो ट्रांसफर होने लग जाए, ताकि म्यूचुअल ट्रांसफर करवा लें आपस में, ब्लॉक में जो पास है नजदीक, आपस में बैठ के भी बात करके भी सीएमएचओ लेवल पे हो सके। ये हमारा प्रयास था, लेकिन बीच में एमडी साहब अभी जाने की वजह से थोड़ी सी ये हो रहा है, और इसी चक्कर में मैं दिल्ली का काम ज्यादा जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा था। तो और जो राजस्थान लेवल पे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर है, उनका भी चाहे म्यूचुअल का है तो वो विभाग के लेवल पे निपटाने के लिए आदेश दिए जाए मंत्री जी द्वारा। और तीसरी चीज क्या है, कुछ लोगों की रोज ट्रांसफर पे ट्रांसफर कुछ संशोधन लिस्टें आ रही हैं, तो क्या वही लोग थोड़ा ना, स्पेशली
हर एक इंसान जो सीएचओ है वो सब, मैं तो ये मानता हूं कि अप्रोचेबल है। जब हम सभी साथी एक मजबूत टीम है तो क्यों ना उनके ट्रांसफर क्यों नहीं होंगे। जब अपने पास एक हमने साफ इनको बता भी दिया है 11 से 12 हजार के करीब अभी सब सेंटर्स की पूरी सूची तैयार हो गई, लेकिन अपडेट नहीं हुए कुछ सब सेंटर, वो अपडेट करें जल्दी से जल्दी, ताकि कई पीएचसीज हैं वो सब सेंटर में बदल रही है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे नए सब सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं लेकिन उनका बजट अभी तक नहीं भेजा गया था या बजट भेज दिया गया लेकिन वो बनने शुरू नहीं हुए हैं। तो ऐसे जो हैं वहां भी एक बार के लिए उन लोगों को अगर घर के पास है भी तो उनको भेज दिया जाए ताकि वो वहां पे काम संभालते रहेंगे और साथ ही वो धीरे धीरे उनका बनना जब भी बनने शुरू होंगे वो जब वहां सीएचओ पहुंचेंगे, मैं बताऊं आपको। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारियां जो होती है सीएचओ की वो एकदम तय होनी जरूरी थी। तो वो सारी की सारी जो काम है उनका जो गाइडलाइन है उनके पूरे जो भी काम करेंगे वो लोग उनकी गाइडलाइन और जो मालिक हैं वो एक तरीके से एसडब्ल्यूसी के, तो वो चीज हर हाल में डिसाइड होनी चाहिए। वो 27 से 2 तारीख के बीच में आप लोगों के बीच में ऑर्डर आ जाएगा। साथियों बात हो गई है हमारी उच्च अधिकारियों से भी और सभी से बात हो गई है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। दिल्ली से भी हमने इस चीज के लिए नोटिस दिलवा दिया है, क्योंकि ये लोग क्या है सीएमएचओ लोग जो हैं कुछ भी ऑर्डर निकाल देते हैं, किसी को भी परेशान करते रहते हैं, तो ये चीजें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो और जो एएनएम है कुछ एक जगह पे एएनएम भी परेशान कर रही है, क्योंकि उनकी बीएससीएमओ या सीएमएचओ सबके आपस में पहले से क्या लाइजनिंग रहती है, तो उस हिसाब से उनको परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो 1% भी ना घबराएं साथियों, एचडब्ल्यूसी का मालिक सीएचओ है, सीएचओ हमेशा रहेगा। और साथियों कोई भी एएनएम को कह दो चाहे कि देखो अभी तुम हमें 2-5 दिन परेशान कर लोगे, गाइडलाइन नहीं आ रही इतनी देर, गाइडलाइन आने के बाद हम तुम्हारी क्या हालत करेंगे आप खुद सोच लेना इस चीज को। इसलिए आपके हम अधिकारी हैं, बकायदा सीएचओ हैं, 40,000 हमारी एक तरीके से सैलरी है संविदा पे रहते हुए भी। तो सोचो हम लोग अब पावरफुल है या नहीं है वो तुम बैठ के सोच लेना, और हमारा जो कैडर है उसके बारे में भी तुम सोच लेना, हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसको देख लेना। तरीके से आप लोग उनको समझाइए, क्योंकि हो सकता है कि भी वो कहते हैं ना एक बार कि मारना उतना ही हम लोगों को जितना बाद में मार खा सको उससे तिगुनी चौगुनी। तो इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं सभी को कि साफ समझा दो सभी को, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है साथियों। साफ शब्दों में एएनएम भी सुन ले मेरे वीडियोस कि भाई हम भी आपके खिलाफ नहीं, आप हमारे ही फील्ड के लोग हो, लेकिन कम से कम अधिकारी और अपनी एक तरीके से जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके आप लोग चलें, एक दूसरे का साथ दें, एक टीम वर्क करें। टीम वर्क करेंगे तभी एचडब्ल्यूसी इंप्रूव हो पाएगी और हम लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत कर पाएंगे। हमें जो पैसा मिल रहा है वो लोगों की जीवन रक्षा के लिए मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हमारा बेस्ट, हर सीएचओ को मैं तो ये कहता हूं कि ये करना चाहिए कि जो बेस्ट से बेस्ट, सबसे बेस्ट एचडब्ल्यूसी सेंटर जो एचडब्ल्यूसी है किसका रहता है पूरे राजस्थान में, इस तरीके से। और मैंने तो अधिकारियों से भी कहा है कि जो बेस्ट एचडब्ल्यूसी रखेगा उन लोगों को आगे चल के सब सेंटर्स जो अपना एरिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और जो रखता है उसको स्पेशल मतलब अवार्ड भी मिलने चाहिए और सीएम लेवल तक अवार्ड मिलने चाहिए, और सब तरीके से उन लोगों के लिए स्पेशल भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तक हमने रखा है। तो साथियों इसके बाद आप लोग आ जाइए, जो 10,000 वाला इश्यू साथियों अब उसको सॉल्व करने की बारी है, और वो बहुत जल्द अब सॉल्व कर देंगे। एमडी सर के आते ही 5 दिन के अंदर अंदर इसको सॉल्व करके छोड़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो साथियों। और जल्द ही जो कैडर वाला मामला है उसमें ज्यादा कुछ अभी लीक नहीं कर रहे हैं साथियों, बहुत स्पेशल चल रहा है। ये मान लीजिए दिल्ली तक जो चक्कर चल रहे हैं वो सबसे बड़ी जीत अपनी वही होगी, और परमानेंट के लिए भी हम लोग इतनी बढ़िया तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं। परमानेंट वाला भी 40 से 50% काम कंप्लीट हो गया, नोट शीटें चलनी शुरू हो गई हैं। मैं बहुत जल्द आप लोगों को शानदार, हमेशा मैंने कहा है कि जोर का झटका धीरे से लगा, वही वाली बात है। तो शानदार वाला जोर का झटका धीरे से लगाएंगे और बहुत जल्द हम जीत दर्ज करेंगे साथियों। और ये न्यूज जो होंगी आने वाली वो केवल राजस्थान के सीएचओ के लिए नहीं होंगी, पूरे इंडिया के सीएचओ के लिए होंगी। जो काम किया है वो सभी के लिए किया है साथियों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और जरूरत पड़ सकती है आंदोलन की बहुत जल्द, तो जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, सभी तैयार रहे साथियों। इसके बाद एब्सेंट और स्पोर्ट्स वाले साथी हैं जो, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि भी जो एब्सेंट रह गए थे कुछ दिन, उनकी अटेंडेंस ब्रिज कोर्स के दौरान पूरी नहीं हो पाई थी, उन सभी साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जो अटेंडेंस है वो आपको पूरा करने का मौका मिलेगा। हमने दिल्ली से भी इनको इंस्ट्रक्शन दिलवा दिए, नोटिस भिजवा दिया है, और आपकी जो वित्त विभाग में आपकी फाइल जा रही है, और उसके अंदर जो 13 लोग एब्सेंट रहे थे ऐसे,
तो उन सभी साथियों के जो है वित्त विभाग को फाइल भेजी जा रही है, भेज दी गई है, ये मान लो मंडे को चली जाएगी शाम तक या ट्यूसडे को फाइल चली जाएगी। भाई आपकी फीस डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि अब आप उस टाइम पूरा टाइम नहीं दे पाए जब क्लासेस विभाग ने लगवाई, तब तो RUHS ने लगवाई तब तो अब वो क्लासेस का जो चार्ज है आप लोगों पे लगेगा थोड़ा सा, जो भी 4-5 हज़ार रुपए खर्च होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो लगेगा और वो लग के आपकी वो क्लासेस पूरी करवा दी जाएंगी और उसको आपको अभी इसमें बिठा दिया जाएगा अगले एग्जाम के अंदर। जो 623 लोग ब्रिज कोर्स कर रहे हैं इनके साथ बिठा दिया जाएगा। साथियों इसके बाद आप आ जाइए सेकेंड वेटिंग और स्पोर्ट्स की बात पे। तो स्पोर्ट्स वाले साथी हैं उनके लिए मैं दिल्ली गया था, तो वहां से खेल मंत्रालय से इस वीक में समाधान की बात हो ही गई थी, आपको मैंने वीडियो में भी बता दिया था साथियों। और बहुत जल्द क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है चिकित्सा विभाग में, बार बार अधिकारी चेंज हो रहे हैं, बार बार। यहां तो फिलहाल तो ये भी नौबत है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं साथियों, ये बात कोई भी नहीं बताएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री तक बदलने के चांसेस हो रहे हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, कोई भी किसी को भी ये सूचना नहीं होगी। हम दिल्ली से 12-13-15 दिन से भी मेरे पास ये काफी सूचनाएं वहां से भी मिली, काफी कुछ चीजें इंटरनली मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज शायद किसी को पता भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री तक बदलने के चांसेस हो रहे हैं। कई मंत्री, अगर मुख्यमंत्री बदलता है कई मंत्री भी बदलेंगे, कई विभाग के अधिकारी बदलेंगे। 4 साल में 3.5 साल में इस सरकार ने मंत्री बदले हैं, अधिकारी बदले हैं, कभी किसी को बदल दिया कभी किसी को। अब आशुतोष पेंडेकर जी जैसा बढ़िया हेल्थ सेक्रेटरी हमें मिला था, सारी बातें वो सुन रहे थे, सारे काम तरीके से कर रहे थे, अच्छे अधिकारी जितने मिले सबके सब बार बार ट्रांसफर हो जाते हैं उनके, कभी किसी को कहीं भेज देते हैं। ये तो अपन लोगों का हिम्मत है कि अपन लोग कैसे भी करके इनका समाधान करके लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपनी बहुत बड़ी जीत है। इतने अधिकारी, कोविड, इतने ज्यादा उल्टे सीधा होने के बावजूद हम लोगों की जीत हो रही है हर काम में। साथियों चिंता ना करें, 100% हम आगे भी जीतेंगे और इसी तरह से लड़ते रहेंगे साथियों। अब मैं आपको साथियों जो सेकंड जो वेटिंग है उसके लिए बता दूं, जो सेकंड वेटिंग है वो लगभग 300 से 325 की बात बताई थी मैंने, वो आने की पूरी संभावना है। जो पहले एम्स वाले कुछ लोग छोड़ के गए थे, अब वाले एम्स के लिए नहीं, पहले एम्स वाले वो प्लस उसमें से पहले से कुछ लोग रह गए थे, ऐसे मिला के जो है ज्यादातर साथी लोग 300 के करीब ऐसे सीटें हैं, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह कि स्पोर्ट्स की एक बार 155 जो सीटें हैं उनका एक बार रिजल्ट आ जाए तो उनमें जो बची हुई सीटें वो उसमें जुड़ जाएंगी। वैसे 218-19 ही सीटें टोटल हो रही है, तो 323-24 के करीब हो जाएगी लगभग टोटल मिला के, मेरे हिसाब से मेरा अंदाजा कह रहा है। तो साथियों ये सारा क्लियर हो जाएगा, जो डाटा मैंने आज तक बताया वो का वो निकल के आया है। तो साथियों आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका भाई आपके लिए भाग दौड़ कर रहा है और 100% हम जीतेंगे। ये साथियों पूरा का पूरा मामला हो गया। यूनियन की भी मैं आपको बता दूं, मंगलवार तक बुधवार तक लास्ट एंड फाइनल अगले वीक में हम लोग अच्छे से डेलीगेट्स जो है उनका आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर जो है CHO उनका जो है डेलीगेशन एक बढ़िया तैयार कर देंगे, जिसमें कम से कम हर जिले से जो है डेलीगेट्स लेंगे, प्लस पूरे राजस्थान से हम डेलीगेट्स लेंगे। तो उन सभी डेलीगेट्स के लिए स्पेशल अलग से मैं एक वीडियो भी डालूंगा। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसको लगता है कि मैं लीडरशिप कर सकता हूं और मैं रियल में अपने फील्ड को बदलना चाहता हूं और मैं CHO के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, और CHO ही नहीं दूसरी फील्ड के लिए भी आपको करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि जो अपने सभी भाई बहनों का ध्यान रखे वो ही असली लीडर होता है। तो आपको सभी के लिए काम करना है और CHO के लिए सबसे स्पेशल काम करना है, उनको परमानेंट करवाने के लिए और सभी तरीके से। बाकी आपका भाई है ही, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथी लोग अपने अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे शेयर जरूर करें व्हाट्सएप पे, जिनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड इन लीडरशिप CHO लीडरशिप, ये लिख के भेज सकते हैं आप लोग। तो साथियों अब आपके मुख्य मुद्दों पे आ जाता हूं मैं, जो अभी वर्तमान में आगे जो अभी नेक्स्ट जो है, तो इसमें आ जाते हैं अपन वैकेंसीज पे। साथियों जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें सबसे पहले CHO की वैकेंसी, जो नई वैकेंसी है उस पे आते हैं अपन। तो साथियों CHO की वैकेंसी के अंदर सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, CHO की वैकेंसी के अंदर सबसे पहला काम यह है कि भी CCH जो है उसको हटवाने में हम सफल हो गए हैं। लेकिन जैसे दिल्ली अभी गए थे, तो दिल्ली से हमने इनको कह दिया था कि दिल्ली वालों ने कह दिया कि हमने बोल दिया उनको कि हाँ ठीक है आप विदाउट CCH कर लीजिए, सभी को मौका दीजिए, GNM हो चाहे BSc नर्सिंग हो चाहे आयुर्वेद वाले हो, सभी को आप मौका दीजिए। लेकिन अब ये यहाँ आने के बाद इन्होंने फिर से ये कहा है कि भाई कोई स्पेशली लिखित में आप दिलवाओ या वो करवाओ ये करवाओ। तो इस विषय पे मुझे वापिस हो सकता है दिल्ली जाना पड़े 3-4 दिन के अंदर अंदर, 1 दिन के लिए चला जाऊंगा, 1-2 दिन के लिए तो जाना पड़ सकता है अगले वीक में। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों,
आपको जो सीएचओ वाले साथी हैं उनके लिए एक न्यूज और मैं बतानी भूल गया। जो वर्क है आप लोगों का, जो गाइडलाइंस है वो जारी तो होंगी, उसके लिए एक इंडक्शन ट्रेनिंग भी होगी और उसके बाद एक ट्रेनिंग और होगी 15 दिन की। इंडक्शन ट्रेनिंग 1-2 दिन की होगी साथियों। तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग जो है, उस इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट से चाहे बीसीएमओ हो चाहे एमओ हो, कई एमओ और बीसीएमओ को बुलाया गया था। यहाँ पे फर्स्ट फेज पूरी हो गई है, 5-7 डिस्ट्रिक्टों की हो गई है। 3 फेज के अंदर 33 डिस्ट्रिक्टों का पूरा वो है, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए तैयार करके यहाँ से भेज रहे हैं और एक दिन की यहाँ ट्रेनिंग देके फिर वो आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो साथियों ये जरूर आप लोग सुन लीजिएगा, ये बात उस पहले बोलनी रह गई थी। अब सीएचओ की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए सीसीएच वाली बात चल रही थी हमारी, तो सीसीएच वाली बात सबसे बड़ी बात, सीसीएच के लिए एक स्पेशल बात और बताने भूल गया मैं। 250 लोग, 250 से ऊपर शायद मेरे हिसाब से एमपी में अभी बहुत सारे साथियों ने एग्जाम दिया। ऑब्जेक्टिव का फायदा आप खुद सोच लीजिए, ऑब्जेक्टिव का कितना बड़ा फायदा था अपन लोगों का ऑब्जेक्टिव कराने का, कि सिर्फ 4 लोगों की गड़बड़ हुई, जबकि अभी एमपी में एक रिजल्ट आया उसके अंदर लगभग 90% बच्चे फेल हो गए हैं। सीएचओ के जो सीसीएच कर रहे थे ब्रिज कोर्स के दौरान, उनको विश्वविद्यालय ने पूरे बच्चों को ही लगभग फेल कर दिया, सिर्फ 10% ही युवा पास हो पाए, उसमें सीएचओ पास हो पाए। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनके लिए मैं अभी जाऊंगा एमपी और बात भी करूंगा। दिल्ली से भी हमने बात करने की प्रयास किया था, लेकिन वहां के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। तो साथियों ये बहुत बड़ा मामला गड़बड़ हो गया था। तो आप चिंता ना करें, लेकिन हम लोग बहुत जल्द इसमें सफलता हासिल करेंगे और उनकी भी मदद करेंगे। एमपीसीएचओ में पहले भी अपन ने जो उनके वहाँ पे जो पीडी वगैरह हैं, एमडी वगैरह हैं, उनसे बात करके मैंने पिछले लोगों की भी ज्वाइनिंग करवाई थी। तो साथियों चिंता ना करें बिल्कुल, वहाँ पे जो मोदी जी वगैरह हैं उनसे सबसे बात की थी अपन ने और अपन जल्दी समाधान करवाएंगे। अब साथियों न्यू वैकेंसी जो सीएचओ है उसके लिए मैं बता दूं आपको, साथियों नई वैकेंसी के अंदर सीसीएच लगभग तय हो गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब एक चक्कर ये हो रखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर। तो जितने भी संविदा कर्मी होंगे वो उसके अधीन रहते हुए उन्हीं नियमों से उनके सारे काम होंगे आगे के। तो साथियों कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अंडर में अपन ने उस टाइम सीएचओ का भी डलवाया था कि भी हम इनको भी, सीएचओ को भी इन्हीं के अंडर में रखो, साथ में रखो। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो विज्ञप्ति जारी होने में जो 2-5 दिन ऊपर लग रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। एक तो सीसीएच वाला डिसीजन हो ही गया लगभग साथियों, लेकिन सीसीएच बिना सीसीएच ही करवाने का तय हो गया। लेकिन साथियों सेकंड चीज उसके अंदर क्या आ रही है भाई, कि जो वित्त विभाग से अपन ने फाइल क्लियर करवा ली थी, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के अकॉर्डिंग वित्त और लॉ और कार्मिक विभाग तीनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कार्मिक विभाग की अप्रूवल बाकी है, बाकी सारी जो फाइनेंस की हमने करवाई ली थी लगभग, लॉ की भी हो गई थी, अब सिर्फ और सिर्फ कार्मिक विभाग की अप्रूवल बाकी है। तो मंडे को मैं हेमंत गेरा जी से मिलके, जो कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं, उनसे मिलके और उसका समाधान करवा देंगे। यानी बुधवार तक लास्ट फाइल लेके आ जाएंगे और शायद शुक्रवार तक या अगले सोमवार तक हर हाल में विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूं साथियों। आप लोगों के लिए भाग रहा हूं, हर हाल में आप लोगों की मदद करूंगा। ये कैसे भी करके करनी पड़ो, भाग दौड़ करके न्यू सीएचओ वैकेंसी इस जल्द से जल्द निकलवाऊंगा जितनी जल्दी हो जाए। और राजस्थान में दूसरा अध्याय सीएचओ का शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में किसी भी वैकेंसी का पहला अध्याय भी शुरू नहीं हुआ, या तो या शुरू हुआ तो 20% हिस्से 30% हिस्से तक भी नहीं पहुंचा। आपको पता है रीट लेवल फर्स्ट थोड़ी सेफ बची हुई थी, उसमें भी सच्चाई सामने आ गई। कट ऑफ कितनी ऊंची गई, वो मुद्दा अपन ने उठाया था, उसमें 2 लोग और पकड़े गए, अभी उसमें भी पकड़े गए हैं और उसकी भी अब एसओजी जांच होगी और बहुत जल्द उससे संबंधित भी कई मामले उठेंगे साथियों। तो देख लो इसी तरह से सभी के हालात खराब हैं। तो साथियों सीएचओ की नई वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, आप टेंशन ना लें। और जो 26-27 को सर भी आ जाएंगे पेरिस से, 27 तारीख को एमडी सर भी, तो उसके बाद सारे काम प्रॉपर तरीके से और भी स्पीडली शुरू हो जाएंगे साथियों। इसके बाद जो एक वैकेंसी नई है 1250 पदों पे, सॉरी सीएचओ की मैं संख्या बता दूं आपको, 3531 पदों पे एक है ही जो आनी है पूरी, जो वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है।
साथियों दूसरी बात है, उसके अंदर 1800 पद जुड़वाने की बात है, तो वो वित्तीय स्वीकृति जो 1800 की आई है उसको भी दोबारा से उस फाइल को एक बार और भेजना पड़ेगा। तो 3531 वाली तो अभी जारी हो जाएगी, लेकिन 1800 पद जैसे 5500 अपन ने बाद में जुड़वाए थे, 5500 भी आपको पता है विद सीसीएच ही होनी थी, लेकिन अपन ने उसी में जुड़वा दी, तो वो सीसीएच वीसीएच हट गया अपने आप ही, उन्हीं रूल्स से वो भर्ती हो गई। तो इसी तरह से 1800 भी इसी में फिर जुड़वा लेंगे, और जो 300 के करीब वैकेंसीज और बच जाएंगी इसके अंदर पुराने बैकलॉग की, जिसमें शहरी और ये सब हो जाएगी, जैसे शहरिया वगैरह की ये कोटे होते हैं ना, कुछ रिजर्वेशन के कोटे होते हैं उसके अंदर जो अपनी 7810 में थे, और वो खाली रहेंगी वो पोस्ट है, वो बैकलॉग रह गया उसमें, तो वो बैकलॉग इसमें जुड़ जाएगा 300 के करीब वैकेंसीज का, क्योंकि 64 से 19 लोगों को इसमें पोस्टिंग मिल गई है, 623 लोग वेटिंग वाले हैं जो अभी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। फिर आप देख लीजिए 155 स्पोर्ट्स के हो गए, तो देख लीजिए कुल मिलाए कितने हो गए। फिर उसमें से जो 150 के करीब लोग हैं, 140-50 के लोग एम्स एस वाले जो साथी हैं जिनका चयन हुआ और वो छोड़ के अभी चले गए थे, लास्ट वाले, इससे पहले वाले छोड़ के गए थे, उनकी तो हमने जुड़वा ली, लेकिन अब वालों का ये जोड़ने के लिए मना कर रहे हैं कि भाई अब वाले नहीं जोड़ेंगे, पहले वाले तो जोड़ देंगे, हम तैयार हैं इस चीज के लिए। तो अब साथियों इस तरह से कंप्लीटली पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, और जल्द से जल्द 300 के करीब बैकलॉग और जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के 5600 के करीब वैकेंसियां, ये 5500 से ऊपर वैकेंसियां होने की पूरी संभावना हो गई है साथियों। तो हम इसको पूरा करवाने में सक्षम रहेंगे, आपका सब साथ रहे तो अपने आप और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। अब बस सबसे ज्यादा मैं चिंतित हूं तो 10,000 वाले इशू के लिए हूं, दूसरा नई वैकेंसी निकलवाने के लिए हूं, तीसरा गाइडलाइन जारी करवाने के लिए हूं जो सीएचओ 7810 वैकेंसी में, कि भाई जल्द से जल्द इनके वर्क की गाइडलाइन आ जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या है अपने आप मालिक जो हैं उनको उनका घर संभलाएं, यानी मालिकों के पास उनका घर रहना चाहिए। एसडब्ल्यूसी सीएचओ का है तो मालिक है उसका, तो है तो इंचार्ज है तो उसके हिसाब से रहना चाहिए। तो साथियों इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बता दूं 1250 भर्तियां जो है रिटर्न एग्जाम पे आरपीएससी से जो भर्तियां हैं वो नई लेके आ रहे हैं अपन लोग। साथियों आप सबसे एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर जरूर करें, सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे क्या है सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए नई वैकेंसियों की, आपके जूनियर्स को भी उसका लाभ मिले। 100% हम लाभ देंगे, उनको लगना चाहिए कि हमारे बड़े भाई हमारे लिए भी सोचते हैं, खुद तो नौकरी लग गए लेकिन हमारे लिए भी सोचते हैं। अब मैं आपको बता दूं न्यू जो वैकेंसी है 1250 की, जो रिटर्न एग्जाम से हम लोग निकलवाने के लिए उसमें प्रयासरत हैं, तो शायद मंगलवार बुधवार तक हम मेरा अजमेर जाने का चांस है। अजमेर इसलिए जाएंगे कि आरपीएससी के जो चेयरमैन है उससे मिलने हम लोग जाएंगे, क्योंकि नई वैकेंसी है जो लिखित परीक्षा से होनी है उसकी फाइल को उन्होंने यहां से भिजवाने के बाद रख रखा है, वो आगे नहीं बढ़ाया अभी तक, और वो आगे बढ़ जानी चाहिए थी। बहुत जल्द इस पे जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करते हुए, जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई करते हुए, और जल्द परीक्षा की तिथि तक अब घोषित हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये दिन लेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। जल्द से जल्द सरकार पूरा करे इन सब चीजों को, अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद आप नेक्स्ट वैकेंसी जो है पैरामेडिकल की मैं बता दूं, जो पहले वाली वैकेंसी है उसमें रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन वाले साथी हैं जिनकी अभी और लिस्टें आनी है। उन लिस्टों को जहां तक उम्मीद है कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर हर हाल में आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ कोर्ट केसेस का मामला और पेंडिंग चल रहा है, उसका शायद इस तारीख पे एक और पे थोड़ा सा निष्कर्ष निकल जाएगा, लगभग तो निकल गया। तो बहुत जल्द जो रिजर्व हो गई थी कोर्ट की वजह से सीटें, उनका रेडियोग्राफर वाले भी और लैब टेक्नीशियन वाले साथी भी, उनका जल्द से जल्द किसी भी तरह से मैं समाधान करवाऊंगा। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मंडे को मिलूंगा। तो साथियों आप बिल्कुल चिंतित ना हो। तीसरी बात मैं आपको जो इसके अंदर बता दूं कि जो नई वैकेंसियां हैं पैरामेडिकल की, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की, उनको सरकार हल्का सा मानस बना रही है, मंत्री जी मानस बना रहे हैं कि मेरिट आधार पे चांस हो रहा है उन भर्तियों का। तो साथियों ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मेरिट आधार पे ये भर्तियां होती हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। जैसे पहले वाली भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर जितना भयंकर धांधलीबाजी हुई आप सभी को पता है, बहुत बड़ी धांधली हुई थी साथियों, आप सभी को पता है। पिछली भर्ती के अंदर एसओजी में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था, ऑनलाइन पड़ा है, सभी ने देखा भी है। एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था अपन ने कोर्ट से जाके, और कैसे जैसे करके फर्जियों को बाहर करवाया था। अब साथियों बाहर करवाने के बाद जो नए लोगों को ज्वाइनिंग अभी मिलनी है और उनका आगे लिस्ट भी निकलनी है, उनकी लिस्ट के लिए भी प्रयासरत है, लेकिन वही मामला फिर से ना हो, इसलिए अपन लिखित परीक्षा से चाहते हैं भर्ती, ताकि भर्ती की एक तो स्पीडली काम होगा,
कि 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती निपट जाएगी, क्योंकि लास्ट 3-4 हजार फॉर्म आएंगे और जिसमें दम होगा, जो योग्य होगा, वो अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा। इसलिए रिटर्न एग्जाम से हम लोग इस 800 और 900 भर्ती को जो है LT की और RT की दोनों भर्तियां, ये दोनों भर्तियां, साथ ही ECG की एक फाइल स्टार्टअप करवाई दी है, जल्दी उसकी भी भर्ती आएगी, नेत्र सहायक की भी आएगी। सभी भर्तियां जो है, बीच में अभी मंत्री जी चेंज हुए, अब वापस आशुतोष पेंडेकर जी आ गए, अधिकारी चेंज हो गए। तो साथियों, इस तरह से बार बार जो उल्टा सीधा है मामला हो रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके लिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप सब साथ दें, जिससे हम इस चीज को अब आगे बढ़ाएं और इन भर्तियों को आगे जल्द से जल्द पूरा करवाएं। साथियों, OT टेक्नीशियन हो चाहे अदर जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन, इन सभी की जो है नई भर्तियां निकलवाने के लिए प्रयासरत हैं। अब हम एम्स और सफदरजंग में भी OT टेक्नीशियन और ब्लड बैंक टेक्नीशियन हैं, तो उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, यहाँ सरकार को दे रहे हैं, ताकि और स्पीडली काम हो सके। जैसे केंद्र के हिसाब से काम चल रहा है, तो इसके हिसाब से भी होने लग जाएगा। तो साथियों, अब आगे हम लोग हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, अब मैं बताऊं आपको सीधी बात, कुछ साथी लोग कहते हैं कि भाई साहब, आप CHO के आंदोलन के बीच में नहीं जा पाए। साथियों, 15 दिन से तो मैं दिल्ली था। उससे पहले हम जितने लोग उसमें CHA के आंदोलन में जितने साथी लोग हैं, वो जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें नेतृत्व करता है ज्यादातर, तो वो मेरे कोई तो जिलाध्यक्ष रहे हैं, कोई मेरे सब साथी छोटे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। रवि हो चाहे रवि गंगानगर टीम देखते थे पहले, छोटे भाई की तरह ही है। हनुमानगढ़ से थे अपने कुछ लोग, संदीप शर्मा भाई, साथ में अरबाज खान भाई दौसा से थे, ये सब अपनी टीम के थे। विकास पुनिया भाई, ये सब एक ही पूरा जो नेतृत्व करता है, सारे के सारे, मोहनलाल शर्मा भाई, ये सारे लोग अपनी टीम से थे और सभी लोग कोई अलग नहीं थे जो इनको नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझे कुछ लोग कह रहे थे, बोले कि भाई साहब, आपने साथ नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो। साथियों देखो, अधिकारियों से मिलने का काम है, मैं कर रहा हूं। आप एक बात सोचना कि भाई सब नेताओं को सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वहां पे भीड़ है तो वहां नेतागिरी करके आ जाओ। साथियों, डेमोबाजी की अपनी कभी आदत नहीं रही, झूठे। मैं चाहूं अगर तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ CHA मुद्दा दिख रहा है, ना कि आप लोगों की मांगे दिख रही हैं। जो भीड़ वहां पे इकट्ठी हो रखी है, वो भीड़ दिख रही है लोगों को। उस भीड़ के लालच में लोग वहां जा जाके अपनी डेमोबाजी सेट कर रहे हैं। कोई कहता है मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, कोई कहता है मैं उससे मिलूंगा, कोई कहता मैं इससे मिलूंगा। सारी पार्टियां वहां आके चली गई। राजनीति का गढ़ ये लोग बना के छोड़ देंगे, जो राजनेता लोग हैं और जो पार्टियां हैं वो वहां पे। साथियों, आपको अपनी मांगे पूरी करवानी है, आप लोग ग्राउंड लेवल पे भी मेहनत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, जो कोविड इमरजेंसी फंड था उसमें जो पैसा था, वो भारत सरकार से जो पैसा दिया गया था राज्य सरकार को, उस पैसे की बदौलत आप लोगों को नौकरी पे रखा गया था। 3 महीने रखा, फिर 3 महीने और एक्सटेंड किया, क्योंकि पैसा इमरजेंसी फंड में बचा हुआ था। साथियों, अब अगर मैंने रखी है बात कि भी चौथी लहर भी आ सकती है, तो ऐसे में इन लोगों को भाई एक्सटेंशन दे सकें तो दे दीजिए, क्योंकि चौथी लहर भी आ सकती है और इन पे काफी कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो हमने बोला है इमरजेंसी फंड के हिसाब से भी। साथियों, कोई भी काम होता है उसको रणनीति से किया जाता है। आप चाहे 5 लाख की भीड़ लेके बैठ जाओ, चाहे 10 लाख की भीड़ लेके बैठ जाओ, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। आप उस काम को अकेला व्यक्ति कर सकता है अगर उसमें दम हो, दिमाग से हो, पूरी रणनीति से काम हो। साथियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ अपनी रणनीति से काम करें। मैं आप लोगों से शुरू से कहते आया था, कई लोग कह रहे हैं कि भरत बेनीवाल, एक बंदे ने तो ये भी कह दिया, किसी ने मैसेज कर रखा था कि भाई मंत्री के कान भर दिए। साथियों, मंत्री के कान अगर मंत्री मेरी इतनी मानता तो CHO की एक और भर्ती निकलवा लेता, स्थायी भर्ती निकलवा डालता। ये तो मैं लड़ाई झगड़े करके, रोज आंदोलन कर करके, और ये आपके भाई का खौफ मान लो कि आपके भाई के खौफ से ये काम हो रहे हैं। नहीं तो आपको भी पता है, रात दिन जो हम लोग आंदोलन करते हैं, मैं जो 1 लाख की भीड़ जो नहीं काम कर सकती, वो अकेला कर सकता हूं। ये मेरा चैलेंज है और मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरा जुनून है, सच्चाई है और ईमानदारी है। साथियों, मैंने CHA वाले साथी मुझसे कई बार कहते कि आप कम उठा रहे हो मांग साथियों, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था,
कोई भी इंसान आपको इतना स्पष्ट नहीं कहेगा, साफ सुथरे तरीके से नहीं कहेगा कभी भी। मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि उस वक्त की आपको हटाएंगे साथियों। जो भी फोन करता था मैं कहता था हटाएंगे साथियों, इनको हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूज करके फेंकने के लिए आप लोगों को ये लोग ले रहे हैं। और मान लो मेरी बात, 7-7 में मेरे भाइयों शोषण मत करवाना साथियों, मत करवाना। बहुत कहा था, बहुत समझाया था साथियों, बहुत ज्यादा समझाया था। और किसी भी नेताजी ने, चाहे किसी भी साथी ने, चाहे किसी भी बड़े से बड़े इंसान ने आके आप लोगों से ये नहीं कहा। बैकडोर एंट्रीज करने का प्रयास हुआ, लोगों को ये हुआ कि यार 50,000 रुपए दे दो, 40,000 रुपए दे दो। सुनने में आया ऐसा मेरे कि 40,000 रुपए दे के लग गया, कोई 50,000 रुपए दे के लग गया। 3 महीने की लोगों की तनख्वाह नहीं हुई, 21,000 की। मतलब ये हालत चल रही है साथियों। आपसे मैंने 1000 बार कहा था कि मत ज्वाइन करना। उसकी वजह से 5,000 स्थायी भर्तियों की फाइल तक अटक गई अपनी वित्त विभाग में। इतना दुख हुआ मुझे कि इन्हीं लोगों की स्थायी भर्तियां इन्हीं से छीन ली गई और इन्हीं को आगे करके 7-7 में। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात इन सरकारों ने किया है। आप लोगों को यूज किया गया है 6 महीने तक, 7 महीने तक, 8 महीने तक। और फिर कई लोग कहते हैं कि भाई मेरिट बेस पे भर्ती क्यों नहीं होने दे रहे हो। अरे भैया क्यों होने दूं मैं? मेरिट बेस पे भर्तियों में शिवाय धांधली के क्या हुआ है? सारी बैकडोर एंट्रीज होती हैं। आप बताइए, जो आदमी फेयर है, जो पढ़ने वाला है, जो योग्य व्यक्ति है, उसका कभी नंबर नहीं आ पाता। कर्मचारी संघ वालों ने 2013 की भर्ती हुई, 2018 की भर्ती हुई, दोनों बार उन लोगों ने यह कहा कि इस बार बस परमानेंट हो जाने दो, अगली भर्ती लिखित परीक्षा से करवा लेना। इस बार परमानेंट हो जाने दो, अगली भर्ती परमानेंट करवा लेना। मैं कहता था कि भाई ठीक है, एक बार के लिए चलो कर दिया। बोले हमें 10-10 साल हो गए संविदा पे लगे हुए। साथियों एक बात बताइए, क्यों जो 10 साल से जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में झकमरा रहा है, जो भागदौड़ करता है रोज रात दिन, वो क्या इंसान नहीं है? यूं कहते हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, सब लोग भी तो इंसान है यार, सबका बराबर सोचो आप। बोनस अंक मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे जो साथी जो सीएचए वाले हैं, मैं तो उनसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग नई स्थायी भर्तियों की भी मांग कीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर ये चीज नहीं दे रहे हैं तो कम से कम नई स्थायी भर्तियों की तो मांग करिए आप साथ में। क्योंकि कल को 8 से 10,000 स्थायी भर्ती आती है तो आज आप लोग यहाँ पे 1% हटाने का भी प्रयास होता है और 1 साल का आपको बोनस अंक भी मिलता है और रिटर्न एग्जाम से भर्ती हो जाती है तो आपका 100% नंबर आने के चांसेस बढ़ते हैं। साथियों मैं आपको राय दे रहा हूं, ये सजेशन दे रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो मेरा लेना। जो भी राय हो अच्छे से मेरी कोई भी चीज अच्छे से आप समझ लेना। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद बोल देना। साथियों मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, हमेशा सबके साथ हूं। सीएचए वाले भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग किया है, एएनएम किया है। तो साथियों कोई अलग नहीं है हमसे, सब हम साथी लोग हैं। मैं वहां पे डेमो बनाने के लिए आ जाऊंगा, वहां अच्छा सा भाषण दे दूंगा और वहां से चला जाऊंगा, ये नहीं आता है मुझे। वहां डेमो बाजियां ज्यादा चल रही है, कोई किसी पार्टी का आ रहा है। अब वहां पे आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं, मैं आपसे उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई दिल्ली के अंदर संविदा कर्मियों को, अभी आपने मेरे पास आए हैं दिल्ली के संविदा कर्मी, आपातकाल के दौरान आप लोगों ने हटाया, क्यों हटाया? आप यहां तो कर रहे हैं आंदोलन और वहां आपने खुद ने हटा दिए। दूसरे राज्यों में भी हटाया गया है, दूसरे राज्यों में भी हटाया गया है। दिल्ली से रणवीर विजय नाम से भाई है, रणवीर बिजारणिया नाम से भाई है, उन लोगों को लगाया गया था सेम कोविड हेल्थ सहायक के तौर पे, यूटीपी पे उनको लगाया गया था वहां पे, और उनको अभी निकाल दिया गया है। और वहां तो आपने निकाल दिया और माननीय विनय मिश्रा जी जो एमएलए साहब है यहां पे आंदोलन पे बैठे हैं। क्यों भाई, क्यों बेवकूफ समझा है? और ये नर्सिंग वाले ही मिलते हैं सब जगह राजनीति करने के लिए या कोई और मिलता है? मेरे नर्सिंग वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इंटरफेयर मत करने देना, कोई भी पार्टी हो किसी को भी इंटरफेयर मत करने दो। आप अपना आंदोलन प्रॉपर तरीके से चलाइए। दूसरे राज्यों में भी, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस, अदर बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार है, वहां भी हटा दिया और वो लोगों का भी मेरे पास फोन आ रहा है। क्या नाम है? हितेश नाम है, उसका फोन नंबर आ रहा है, मैं वायरल कर दूंगा, आप बात कर लेना उनसे। सभी राज्यों में लिया गया था इन लोगों को और हटाया भी गया है। साथियों ये बातें नहीं होती है कि कोई भी यहां पे चल रहा है तो विपक्ष वाले आके बैठ गए। विपक्ष को गरीब व्यक्ति तभी याद आता है, शोषित व्यक्ति जब याद आता है जब वो सत्ता में नहीं होते हैं। सत्ता में आने के बाद सबको वो बात आ जाती है।
मैं मानता हूं कि गलत किया है सीएम ने, सब लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन जो लोग जो हमेशा अपने प्रोफेशन की, अपने देश की पहले सोचो। अपना देश बर्बाद हो रहा है और अपने को लाभ मिल रहा है, अपने को कोई आदमी स्वार्थ दे रहा है और हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारा प्रोफेशन बर्बाद हो रहा है, तो ये काम मत करो साथियों, कभी भी बिल्कुल मत करो। खुद बर्बाद हो जाओ लेकिन अपने देश को कुछ मत होने दो, अपने प्रोफेशन को कुछ मत होने दो। तभी असली शेर हो, जब भी असली मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हो। साथियों, कोविड में अपन लोगों ने जो रियल में वास्तव में जो करके दिखाया देश के लिए, वो वास्तव में पूरे देश ने देखा है और हम भी समझते हैं इस चीज को। बिना जान की परवाह की हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए, जिंदगियां बचाई, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम किया, वो काम करना है हम लोगों को। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बाकी की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा। मेरे को इतना वो हुआ कि यार जबरदस्ती में कोई कुछ भी बोल देता है, तुम लोग मान लेते हो। एक कहता है भरत बेनीवाल मेरिट बेस पे भर्ती इसलिए नहीं होने दे रहा क्योंकि कोचिंग वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोचिंग वाले ये खिला देंगे, वो खिला देंगे। क्या खिला देंगे भाई? कोचिंग मैं खोल के छोड़ दूं कल की तारीख में और इतनी जबरदस्त कोचिंग खोल दूं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं मेरे प्रोफेशन को बिजनेस नहीं बनाना चाहता। सीधी बात यह है, मेरे को जिस दिन बिजनेस बनाना हो ना, मैं 2 मिनट में बिजनेस बना सकता हूं और ऐसी 1 लाख कोचिंगें खोल के छोड़ सकता हूं। हल्के में मत लेना किसी भी तरीके से। इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को कहो तो ढंग की बात बोला करो। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि साथ बनाए रखें, जल्द से जल्द सभी मुद्दों को समाधान होगा। अब रेगुलर मैं आपके बीच में लाइव भी आऊंगा, रेगुलर यहां पे धरातल पे काम भी करेंगे। बीच में शायद 1 आध दिन दिल्ली और जाना पड़ सकता है। अब मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और नर्सिंग कॉलेजेस जो खुल रहे हैं उनके अंदर जो ट्यूटर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन सब की भर्तियां आनी है। मेडिकल कॉलेजेस में भी प्रोफेसर्स की भर्तियां आनी है, सभी की आनी है, और नर्सिंग कॉलेजेस में भी आनी है। तो उन भर्तियों में से कुछ भर्तियां डीपीसी को देने की बात हुई है, कुछ भर्तियां स्थायी निकालने की बात हुई है, प्लस कुछ भर्तियां संविदा पे लेने की बात हुई है। उन भर्तियों को 3 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन मेरा सरकार से मैंने एक ही मांग रखी है कि भाई आप डीपीसी पे दें, 150 से 200 पद दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं दें, क्योंकि पहले भी डीपीसी में चले गए थे ट्यूटर के पद। दूसरी बात, नई फ्रेशर्स के लिए कोई भर्ती नहीं हुई 11 साल से। 54 भर्तियां कोई जमाने में हुई थी, आज से 2010-11 के आसपास। उससे पहले एक 63 भर्तियां हुई थी, एक बार 61 भर्तियां, सॉरी 63। तो साथियों, 2 बार भर्तियां ये मैंने देखी है अब तक, और बाकी मेरे को भर्ती पुराने टाइम तक जो देखी है वो गिनी चुनी वैसे हुई होंगी। बाकी अभी लेटेस्ट में कोई भर्ती नहीं है ये 14-15 साल से, इन 2 भर्तियों के अलावा। तो 7 में नर्सिंग कॉलेजेस बीच में खुले थे, उन 7 नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर प्लस जो पहले से नर्सिंग कॉलेज खुले हुए थे उनमें भी कोई उन पे नहीं हुआ था। तो वो भी जल्द से जल्द सरकार इन पे भर्तियां निकाले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल भी करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी साथ दें, क्योंकि काफी पैसा वैसे ही इन कॉलेजेस से आ रहा है, क्योंकि इन पे सीटें हैं जो वो भी एसएफएस पे हैं। इतना पैसा सरकार के पास आ रहा है, उसके बावजूद इनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इन सब की भर्तियां नहीं हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पास टीचर्स को देने के लिए भी पैसे नहीं है, पोस्टें खाली पड़ी हैं। आप लोग जिन लोगों को लेते हैं वो लोग क्लिनिकल फील्ड से आते हैं, क्लिनिकल फील्ड के लोगों को आप इन पे ला रहे हो। एक जीएनएम प्रमोट हो के आके और बीएससी नर्सिंग को पढ़ा रहा है, ये एक क्या सिस्टम हुआ? वो भी क्लिनिकल फील्ड वाला, जीएनएम वाला भी पोस्ट बेसिक कर ले साथी, और उसके बाद पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी नर्सिंग कर ले, उसके बाद पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत है। तो इसलिए साथियों, आप लोग चिंता ना करें, बिल्कुल टेंशन ना लें, हम लोग हर तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, अब मैं आपको बता दूं आखिरी चीज कि भी जो कुछ एक वैकेंसी है जिसमें फार्मासिस्ट भर्ती थी, फार्मासिस्ट भर्ती के विषय पे भी हम मिले थे। फार्मासिस्ट भर्ती में एक छोटी सी बात ये थी कि जो 2 फार्मासिस्ट भर्ती के अंदर 2 मामले बीच में आ रहे थे कि भाई एक तो मेरिट और भर्ती को 2 चरणों में करवाने के लिए ये अभी सहमति दे रहे हैं, लेकिन 2 चरणों में हम नहीं, हमें पहले लिखित परीक्षा से भर्ती चाहिए। चाहे 2000 भर्तियां एक बार पहले लिखित परीक्षा से दे दो, फिर आप जिस तरीके से करना चाहो उसके बाद आप आगे की बात देख लेना। साथियों, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए डेंटल की भर्तियों के लिए। डेंटल की भर्तियों के लिए वित्तीय स्वीकृति की फाइल अभी भी अटकी पड़ी है। अगले सप्ताह में इस काम को प्रॉपर तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथियों, अब आपको सही से बता रहे हैं, जितने भी साथी लोग साथ देंगे, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एक के बाद एक
जोरदार ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग काम करेंगे। सारे काम हमारे हुए हैं, हमारे अलावा किसी का राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। और सरकार भी कान खोल के सुन ले, बड़े आंदोलन हमने इन दिनों में किए थे, कितने खतरनाक आंदोलन थे वो आपको पता है। क्रांति मार्च आपने देखा, पूरे राजस्थान में हमने तहलका मचाया। और अब जो आधा राजस्थान इधर वाला बचा हुआ था उसमें भी हम तहलका मचाएंगे और बाकी के काम भी साथियों के करवाएंगे। सीएचओ वाले साथी बिल्कुल चिंता ना करें, उनके चाहे ट्रांसफर का मामला हो, चाहे 10,000 का मामला हो, सारे मामलों को पूरा सीरियसली लेके हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द सभी के लिए ऑर्डर भी जारी करवाएंगे और उनको घर के पास भी लेके जाएंगे और उनके अकाउंट में जल्द से जल्द पैसे भी लेके आएंगे। सारे काम आप लोगों के लिए करेंगे साथियों। मैं सभी सीएचए वाले साथी हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपके लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं जरूर करूंगा। बोनस अंक की कही थी, लोग बोल रहे होंगे बड़ी बड़ी बातें कि परमानेंट भी हो गए, ये भी हो गए, वो भी हो गए, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने आपको बोली, लेकिन किसी ने आपको सच्चाई नहीं बोली। सच्चाई भरत बेनीवाल ने बोली और सच्चाई हमेशा बोलता है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ बोनस अंक की मैं गारंटी दे रहा हूं, वो मैंने हमेशा से कहा है आपको 100% करूंगा और जो काम बोला है वो करके दिखाया है साथियों। और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनमें ट्यूटर्स की इन सब की भर्तियां हम लोग निकलवा लाएंगे। जितनी भी आगे की भर्तियां हैं उनके बारे में अगले सप्ताह में मैं मंगलवार या बुधवार को वापस लाइव आऊंगा भी लगातार, क्योंकि हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं इंटरनली और पूरी तैयारी है हमारी। आप लोग तैयार रहें, कमर कस लें और जब आंदोलन की तैयारी की है ये मान लेना कि कोई बड़ा भूचाल आया है। कुछ दिन की शांति थी, उस शांति के बाद हम एक नए भूचाल के साथ अब जल्दी लाइव भी आएंगे और ये मान लीजिए कि सरकार पर आक्रमण भी करेंगे। कान खोल के सुन ले मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, अगर हमारा एक भी काम नहीं हुआ तो राजस्थान का इतिहास याद रखेगा। हमारे आंदोलन हल्के नहीं होते हैं, ध्यान में रख लेना। तो एएनएम की नई वैकेंसी भी लेकर आ रहे हैं साथियों। एएनएम की वैकेंसी के लिए मैं बताना भूल गया, इसमें एएनएम की वैकेंसी भी अधीनस्थ बोर्ड को दे रहे हैं बहुत जल्द। और एएनएम की वैकेंसी अधीनस्थ बोर्ड करवाने की बात चल रही है। यहाँ से फाइल भेज रहे थे लेकिन फाइल ये समझ में नहीं आया कि किससे करवाई जाए एएनएम की भर्ती, एमएनआईटी से करवाएं या उनसे करवाएं। तो वो एक बार डिसाइड होना बाकी है, एक बार वो डिसाइड हो जाए। लैब असिस्टेंट के जो साथी हैं उनके लिए भी अब जल्द ही जो है आगे जो ब्रिज कोर्स का मामला अटक रहा था बार बार, आरपीएमसी कभी आरयूएचएस दोनों से कोशिश की थी तो आरपीएमसी ने मना कर दिया था, तो हमने फाइल आरयूएचएस को भिजवाई थी लेटर, उससे भी अभी क्लियर जवाब साफ सुथरा नहीं आया। उसके लिए मैं आरयूएचएस में मिला भी था, तो ब्रिज कोर्स के लिए हो सकता है कि 2-3 दिन में जवाब आ जाएगा, मंगलवार बुधवार तक, तो वो पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बाकी कुछ साथी लोग जो हैं ज्वाइनिंग के हिसाब से बातें कर रहे हैं कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिलवा दे तो ज़्यादा सही रहेगी। हमने वो भी मांग रख दी कि भी इनको ज्वाइनिंग दे दो और इनका ब्रिज कोर्स चलता रहेगा एक बार के लिए, फिर जब भी करवाएं आप शुरू 2 साल के अंदर अंदर करना है इनको ब्रिज कोर्स, तो वो कैसे भी करके फिर करवा देंगे। तो साथियों बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत जल्द हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। हमेशा मैंने एक ही बात कही है, सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी जीत होगी साथियों। बहुत जल्द जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथियों धन्यवाद आप सभी साथियों को साथ बनाए रखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करना और ट्विटर, यूट्यूब और सभी जैसे फेसबुक सभी पे फॉलो भी करें और साथ में लाइक भी करें। धन्यवाद साथियों।